तुम कभी इमेजिन कर सकते हो कि चार दोस्त एक रैंडम ट्रिप पे जा रहे हों और वो ट्रिप उनकी लास्ट ट्रिप साबित हो। ऐसा ही कुछ होता है निधि और उनके दोस्तों के साथ। हाय, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं थोड़ा स्केरी। ये स्टोरी हमसे निधि ने शेयर करी है, जो कि एक कॉर्पोरेट लाइफ में बुरी तरीके से उलझी हुई थी और वो चाहती थी एक ट्रिप। तो वो डिसाइड करती है कि वो मसूरी जाए, वो भी अपने दोस्तों के साथ, जो कि थे रिया, अमन, साक्षी और वो। तो वो सोचती है कि मैंने कुछ ऐसा प्लान करा है, तो तुम में से किसी को कोई इशू तो नहीं है। तो सब अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं बोर ही होते हैं, तो वो कहते हैं हाँ हाँ हम बिल्कुल रेडी हैं, हमें चलने में कोई इशू नहीं है। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि हम नेक्स्ट फ्राइडे अमन की कार में मसूरी के लिए निकलेंगे। एज पर द प्लान निधि थर्सडे को अमन को कॉल करती है और पूछती है सब कुछ सेट है ना। तो अमन बोलता है यार मेरे को फ्राइडे मॉर्निंग कुछ काम है, तो क्या हम आफ्टरनून में निकल सकते हैं। तो निधि बोलती है हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम आफ्टरनून में निकल लेंगे। तो जैसा डिसाइड होता है वो 1 बजे के करीब आफ्टरनून में मसूरी के लिए निकलते हैं और चारों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अपनी बोरिंग लाइफ से थोड़ा सा स्पेस मिलेगा और थोड़ा इंजॉय करने को मिलेगा हमें। और सब मस्ती से इंजॉय करते करते मसूरी पहुंचते हैं। क्योंकि वो घर से ही काफ़ी लेट निकले थे, तो उनको मसूरी पहुंचते पहुंचते भी काफ़ी लेट हो जाता है। और उन्होंने पहले से कोई होटल भी बुक नहीं करा था। उन्होंने यही सोचा कि वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके कर लेंगे, वहाँ पे तो होटल ईजिली मिल ही जाता है। पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं होता। वो वहाँ जाते हैं और काफ़ी सर्च करते हैं होटल के लिए, बट पीक सीज़न होने के कारण उनको होटल मिल नहीं पाते। एक तो वो इतने ज़्यादा थके हुए, ऊपर से उनको होटल भी नहीं मिल रहा। तो वो डिसाइड करते हैं कि पहले हम कहीं पे कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे सर्च करेंगे। क्योंकि उन्हें मसूरी पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट हो गया था, तो आधे रेस्टोरेंट तो बंद हो चुके थे, एक आध खुले थे। तो उसमें से वो एक ओपन टाइप रेस्टोरेंट नहीं होते जो जिनका स्पेस बाहर ओपन होता है, वो वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और अपना ऑर्डर दे देते हैं। खाना आता है, अच्छे से खाना वाना खा के वो अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं। तभी अमन को गाड़ी के पास एक बोर्ड दिखता है, एक होटल का एडवर्टाइजमेंट बोर्ड। तो वो सबसे बोलता है यार हम एक बार यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं, क्या पता हमें मिल जाए यहाँ पे रूम्स। तो वो भी सब कहते हैं हाँ हाँ ठीक है एक बार ट्राई करने में क्या है, वैसे भी रूम्स तो मिल ही नहीं रहे हैं। तो वैसा ही करते हैं, वो गाड़ी में बैठते हैं और होटल की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा वियर्ड पार्ट ये था क्योंकि पीक सीजन था, तो जो मेन मार्केट है वहाँ पे तो होटल्स मिल नहीं रहे थे। और ये वाला जो होटल था वो थोड़ा आइसोलेटेड था, आसपास ज़्यादा लोग नहीं, ज़्यादा घर नहीं, सिर्फ एक होटल और आसपास जंगल सा दिखाई दे रहा था। बट वो इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्होंने होटल पहले से बुक कर नहीं रखा होता और वो ये सोचते हैं कि यार हमें होटल ही में तो रुकना है, इतना कोई इशू तो है नहीं और हमारे पास कार है इधर उधर जाने के लिए। तो वो होटल पहुंचते हैं और रिसेप्शन में पूछते हैं क्या हमें यहाँ पे रूम मिल सकता है 3 दिन के लिए, और लकीली वहाँ पे रूम्स अवेलेबल थे। तो वो सब डिसाइड करते हैं कि हम एक रूम ले लेते हैं, बेड पे रिया, मैं और साक्षी सो जाएंगे और एक एक्स्ट्रा बेड रख लेते हैं जिसपे अमन सो जाएगा। तो वो वैसा ही करते हैं और रिसेप्शन से की लेते हैं और अपने रूम की तरफ जाते हैं। जब वो रूम की तरफ जा रहे होते हैं तो वो फील करते हैं कि यार इतना बड़ा होटल है बट बहुत ज़्यादा शांति है, ऐसा लग रहा है कि कोई रह ही नहीं रहा यहाँ पे। फिर वो सोचते हैं कि शायद इतना लेट हो गया है तो सब सो गए होंगे या फिर अपने रूम्स में होंगे। वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और सीधा अपने रूम अनलॉक करते हैं और अंदर चले जाते हैं। वो जैसे ही रूम के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं डिम सी लाइट हो रखी है और थोड़ा सा मतलब जैसे होता है ना, एक अनईजी सा माहौल है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अजीब है यहाँ पे। बट वो इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि इतना थके होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम जल्दी से फ्रेश होते हैं और सो जाते हैं। वो वैसा ही करते हैं, वो बारी बारी फ्रेश होते हैं और फिर सोने के लिए लेट जाते हैं। अमन वापस रिसेप्शन पे जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा बेड अभी तक आया नहीं था। तो वो जाके रिसेप्शन में बोलता है भैया प्लीज एक्स्ट्रा बेड लगवा दो, और वो बाहर चला जाता है सिगरेट पीने के लिए। बाहर गुप अंधेरा और एक अजीब सी शांति। वो अपनी लाइटर से सिगरेट जलाता है और पीना शुरू करता है। तभी उसके कानों में आवाज आती है कि 2 जने बात कर रहे हैं और वो सुनता है यार मैं और नहीं रह पाऊंगा, जब से यहाँ पे सुसाइड हुआ है यहाँ मुझे बहुत अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि कोई हमेशा मेरे आगे पीछे घूम रहा है, मेरे को तो दिन में भी जाने में डर लगता है यहाँ से। अमन ये बात सुन रहा होता है और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा होता है यार ये इस जमाने में भी भूतों की बात कर रहे हैं, और वो एक सरकास्टिक स्माइल लेके वहां से अंदर रूम की तरफ चला जाता है। वो रूम में एंटर होता है और बेडशीट जब तक लग चुका था तो वो भी जाके सीधा सो जाता है। अभी उसे लेटे हुए 15 ही मिनट हुए होंगे, तभी अचानक से साक्षी उसको धीमी सी आवाज में बोलती है यार अमन मेरे को ना कुछ अनईजी सा लग रहा है, क्या हम थोड़ी देर के लिए बाहर घूम के आ सकते हैं। अमन बोलता है हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चल लेते हैं बाहर, क्या दिक्कत है। तो अमन धीरे से उससे पूछता है बियर पिएगी। वो कहती है यार इतनी रात हो रही है, इस टाइम तेरे को कहाँ बियर मिलेगी। तो वो धीरे से बोतल दिखाता है और बोलता है भाई मैं अपना सामान साथ में लेके घूमता हूँ। और साक्षी हल्की सी स्माइल करती है और बोलती है चल ठीक है पीते हैं। और इन सारी बातों में वो ये चीज़ भूल जाती है कि उसने अपने बाल नहीं बांधे और वो वैसे ही होटल के बाहर चली जाती है। तो वो होटल के बाहर ही एक लॉन था
वहाँ पे एक बेंच लगी हुई थी, तो वो वहीं पे जाके बैठते हैं और बियर पीना शुरू करते हैं। तभी साक्षी की नज़र जाती है कि अमन अपने पॉकेट से कुछ निकाल रहा है। साक्षी पूछती है क्या है, तो अमन बोलता है बियर के साथ चखना भी तो चाहिए होता है। तो वो जेब से एक पैकेट निकालता है जिसमें रोटियां वगैरह पैक नहीं होती, वही वाला पैकेट। उसमें वो चिकन सलामी लेके आया था। वो आपने देखे होंगे छोटे छोटे, जो 3-4 दिन चल जाते हैं आराम से, और ज़्यादातर लोग उसको चखने की तरह यूज़ करते हैं दारू वारू पीते टाइम। तो साक्षी को चिकन का बड़ा शौक था, वो बहुत खाती थी चिकन। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि यार तू चिकन ले आया, मेरे को तो चिकन बहुत पसंद है, तुझे तो पता ही है। तो दोनों मस्त बियर पीते हैं, सिगरेट भी पी रहे होते हैं। अमन सिगरेट पी रहा होता है और चिकन वगैरह प्रॉपर चल रहा होता है, और अपनी वही पुरानी फालतू बातें, जो दोस्तों की बातें होती हैं, वो बातें चल रही होती हैं, यही गप्पे वप्पे मार रहे होते हैं आराम से। फिर अचानक से कुछ देर बाद अमन नोटिस करता है कि साक्षी शांत बैठ गई, वो कुछ नहीं बोल रही। वो 2-3 बार धीरे से आवाज़ ही मारता है, साक्षी साक्षी, तो वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती। तो अमन एकदम से उसको हिला के बोलता है साक्षी। तो वो एकदम से ऐसे होते हैं ना, वैसे उसने बोला हाँ। तो वो कहता है क्या हो गया तेरे को, क्या सोच रही है। तो साक्षी कहती है यार मेरे को नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, चल प्लीज़ सोने चलते हैं। और ये बोल के वो उठ के चली जाती है, और अमन पीछे से बोलता है अबे रुक तो जा मेरे लिए, पर वो सीधी जाने लगती है। तो फिर अमन क्या करता है, वो जल्दी जल्दी अपनी बियर ख़त्म करता है और पीछे पीछे वो भी चला जाता है, और वो दोनों जाके सो जाते हैं। कट टू नेक्स्ट डे, सुबह जल्दी सारे उठते हैं, फ्रेश होते हैं, क्योंकि सबको घूमने जाना था। तो वो अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे, मे बी नॉट अर्ली मॉर्निंग, बट वो 7-8 बजे के करीब रेडी हो गए थे, और वो ब्रेकफास्ट के लिए चले जाते हैं वहीं पे होटल के अंदर। तो वहाँ पे निधि नोटिस करती है कि यार इतना बड़ा होटल है और रेस्टोरेंट में सिर्फ हम ही हैं और कोई नहीं है। यूजुअली तो सब लोग आ जाते हैं इस टाइम तक, कोई ना कोई तो होता ही है ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। बट फिर वो ये सोचती है शायद हम इतनी जल्दी उठ के आ गए हैं, मे बी इसलिए सब एम्प्टी पड़ा हो। वो उतना ध्यान नहीं देती और सीधा खाना ऑर्डर करती है और सारे बैठ जाते हैं। तभी निधि की नज़र साक्षी पे जाती है। वो थोड़ी ऑफ सी दिख रही थी, शांत सी, सहमी सी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं शायद उसके साथ कुछ हुआ है। तो निधि पूछती है कि तुझे क्या हुआ, तू मतलब ऐसे शांत क्यों बैठी हुई है। तो उसमें अमन एकदम से बोल देता है कि अपने बंदे से लड़ के बैठी होगी और क्या है। तो वैसे तो साक्षी इन सारी बातों को सबके साथ शेयर नहीं करती थी, वो अपनी लव लाइफ और ऐसी चीज़ों को प्राइवेट ही रखती थी, और ना इन चीज़ों पे रिएक्ट करती थी। तो वो बहुत धीरे से आवाज़ में बोलती है कि आज रात को मत सोना, आज वो आएगा। तो अमन ये बात सुन के एकदम से बोलता है कौन, तेरा बॉयफ्रेंड, और वापस से हंसने लगता है। बट साक्षी ने अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं करा। तो निधि सोचती है यार नई जगह है, उसको शायद ढंग से नींद नहीं आई होगी, इसलिए वो थोड़ी सी ऑफ दिख रही है। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते इस बात पे और मस्त खाना वाना खा के घूमने निकल जाते हैं, और आराम से घूम के 8-8:30 बजे तक वापस होटल आते हैं। और एज यूजुअल वो इतना सुबह से घूम घूम के थक चुके थे, तो आते ही सीधा सोने चले जाते हैं। अचानक से निधि की आँख 2 बजे खुलती है, और वो देखती है कि उसके रूम का डोर खुला हुआ है और कॉरिडोर में एक शेडो दिखाई दे रही है। वो सोचती है इस टाइम कौन खड़ा है, और सबसे मेन बात वो सोचती है कि डोर किसने खोला, डोर तो हम क्लोज करके सोए थे। वो धीरे से उठती है और कॉरिडोर की तरफ बढ़ती है। तो वहाँ पे वो देखती है कि साक्षी जो कॉरिडोर के बीच में खड़े होके दीवार की साइड किसी से बात कर रही है। अब उसको समझ नहीं आता वो किससे बात कर रही है, क्योंकि उसके अलावा वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन वो लेजिट ऐसा लग रहा था कि वो बात कर रही है, ऐसे जैसे कि वो अपने दोस्तों से बात किया करती थी। निधि एकदम से फ्रीक आउट हो जाती है और अमन को जगा के बोलती है यार देखियो साक्षी को क्या हो गया है, वो कॉरिडोर में अकेले खड़ी है और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ कर रही है। और अमन के साथ निधि की आवाज़ सुन के रिया भी उठ जाती है। वो भाग के कॉरिडोर की तरफ जाते हैं और देखते हैं वो अभी भी उसी तरीके से बात कर रही होती है किसी से, बट वहाँ पे उसके अलावा और कोई नहीं होता। अमन धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसको बुलाने की कोशिश करता है, साक्षी, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वो अभी भी किसी से बात करने में लगी हुई है। और वो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि वो जिस आवाज़ में बात कर रही है वो आवाज़ उसकी नहीं है, और ना ही वो लैंग्वेज। वो कुछ ऐसी लैंग्वेज में बात कर रही थी जो शायद यहाँ की रीजनल लैंग्वेज थी। हम डरते डरते उसके और पास जाते हैं और साक्षी को तेज़ से हिला के बोलते हैं कि साक्षी तू यहाँ पे क्या कर रही है। और साक्षी का रिएक्शन जैसे एकदम से किसी बंदे को आप नींद से उठा दो तो वो एकदम से नहीं वो हो जाता, तो उसका रिएक्शन वैसे था कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं तो सो रही थी। और कोई कुछ नहीं बोलता। वो साक्षी को पकड़ के आराम से रूम में ले जाके लिटा देते हैं। अब सच बताए तो हमें भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया था। हम जैसे तैसे करके साक्षी को सुलाते हैं और धीरे धीरे करके हम भी सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब निधि उठती है तो वो देखती है कि साक्षी उसके बगल में नहीं सो रही होती। तो वो उठ के चेक करती है कि वो कहाँ पे है। तो वो देखती है कि साक्षी रूम के कॉर्नर में ऐसे सहम के बैठी हुई है, ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ से डरी हुई है। तो निधि साक्षी से पूछती है तू वहाँ पे क्या कर रही है।
तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो निधि साक्षी की ओर जाती है और उसको हिला के पूछती है वापस, साक्षी तू यहाँ पे क्या कर रही है? तो साक्षी सहमी आवाज़ में बोलती है कि मैं पूरी रात सो नहीं पाई, वो मुझे कॉरिडोर से देख रहा था। निधि सोचती है यार गेट तो बंद था, इसको कौन कॉरिडोर से देख रहा था? बट अब साक्षी वीक सी लग रही थी, उसकी आंखें लाल और अब आंखों के नीचे थोड़ा थोड़ा कालापन आना भी शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसकी नींद सच में बहुत टाइम से पूरी नहीं हुई है। तो निधि कहती है कि तू फ्रेश हो जा और कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो वैसा ही करती है और फ्रेश वगैरह होकर अपना खाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे भी साक्षी एक कॉर्नर में बैठी हुई थी और पता नहीं नाखून से दीवार खुरच रही थी या पता नहीं उस पर कुछ लिख रही थी, समझ नहीं आ रहा था। एक कॉर्नर में बैठी हुई थी बस। निधि अमन की साइड देखती है और बोलती है यार अब मुझे डर लग रहा है, ये देखना कैसी वियर्ड सी हरकतें कर रही है। तो अमन बोलता है अबे तू टेंशन मत ले, ये प्रैंक कर रही है हमारे साथ। बट साक्षी ऐसी लड़की थी नहीं जो प्रैंक करे, वो बहुत सिंपल और काम लड़की थी, वो इन सारी चीज़ों में थी ही नहीं कभी। वो अभी भी दीवार पे कुछ ना कुछ कर ही रही थी। तो निधि ने एकदम से उसका हाथ हटाया और बोला क्या कर रही है तू? तो वो देखती है उसके सारे नाखून छिले हुए हैं, कुछ नाखून टूटे हुए हैं, उसमें से खून आ रहा है, दीवार पे भी खून वून लग गया प्रॉपर, और उसके फेस पे बिल्कुल भी दर्द का वो नहीं था। ऐसा लग रहा था उसे दर्द ही नहीं हो रहा, बट उसके हाथ से खून खून हो जा रहा है, ज़मीन पे भी खून गिरा हुआ है थोड़ा बहुत, और दीवार पे भी प्रॉपर खून लगा है। हम सारे भागते हैं रिसेप्शन की तरफ और बोलते हैं कि कोई फर्स्ट एड दो, हमें इसके हाथ में चोट लग गई है। हम उनसे फर्स्ट एड लेते हैं और उसका हाथ वाथ क्या बोलते हैं डेटॉल वगैरह से साफ करके थोड़ा सा बैंडेड वगैरह लगाते हैं, और हम उससे पूछते हैं कि आसपास में कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे हम उसका इलाज करा पाएँ, ये इसका बहुत ज़्यादा खून वून निकल रहा है। तो वो कहता है कि हॉस्पिटल तो नहीं है बट यहाँ पे एक डॉक्टर है, मैं उनको बुला देता हूँ। रिसेप्शन वाला भाग के जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आता है और उसकी जितनी भी उंगलियों से खून निकल रहा था उस पर डेटॉल वगैरह से साफ वाफ करके उसको पट्टियाँ जो हमने लगाई थी उसको हटा के प्रॉपर अच्छे से पट्टियाँ वगैरह लगा के दवाई वगैरह लगा के उसको ठीक करता है कि अब उसमें से और ब्लड ना निकले। ये सब होने के बाद उनका माइंड पूरा चौक हो चुका होता है, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि अब क्या करें। तो वो साक्षी को रूम में लेके जाते हैं और उसको वहाँ पे लिटा देते हैं, और वो सब डिसाइड करते हैं कि आज कोई कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे रह के साक्षी का ध्यान रखा जाएगा। और ऐसा ही होता है, वो सब उसका ध्यान रखते हैं और शाम तक सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, कोई इशू नहीं होता। तो वो सब सोचते हैं कि साक्षी तो सो ही रही है, हम जब तक एक बाहर चक्कर मार के आते हैं और चाय वाय पी के आते हैं। तो वो रूम को लॉक करते हैं और होटल के बाहर ही एक टपरी थी जहाँ पे जाके वो चाय वाय पीते हैं और थोड़ा सा वॉक वगैरह करते हैं। और वो ये डिसाइड करते हैं कि साक्षी के लिए हम चाय पैक करवा के ले जाएंगे, वो वहीं पे पी लेगी। तो वो मस्त चाय वाय पीते हैं आराम से, थोड़ा सा वॉक वगैरह करके वापस होटल की तरफ आते हैं। जैसे ही वो गेट खोलते हैं वो देखते हैं कि साक्षी बेड पे बैठी हुई है, ब्लैंक फेस, ब्लैंक आइज़। ऐसा लग रहा था कि साक्षी की बॉडी तो वहाँ पे है पर साक्षी वहाँ पे नहीं है। हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम वहाँ पे जाएं और उसको जाके पूछे कि क्या हुआ, पर फिर भी हम कैसे तो हिम्मत जुटा के उसके पास जाते हैं और जाके उससे पूछते हैं कि साक्षी क्या हुआ तुझे। और उसका एकदम से बड़बड़ाना स्टार्ट होता है, वैसे ही जैसे कि पिछली रात को कॉरिडोर में बात करी थी उसी लैंग्वेज में, बट इस बार आवाज़ बिल्कुल उसकी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कोई और ही बोल रहा है उसकी आवाज़ में, बिल्कुल डिस्टॉर्टेड सी आवाज़ और बहुत भयानक आवाज़ लग रही थी। जैसे ही वो तेज़ तेज़ बड़बड़ाने लग गई तो रिया ने उसको पकड़ा और बोला तू क्या कर रही है। तो साक्षी उसका हाथ पकड़ती है और इतनी तेज़ से धक्का मारती है कि साक्षी उधर जाके गिरती है और उसके हाथ में पूरे निशान हो जाते हैं। और जैसे ही ये लोग ये देखते हैं, ये तेज चिल्ला के बोलते हैं तू क्या कर रही है, तू पागल हो गई है क्या। और फिर पहली बार उसने एक अलग आवाज़ में बोला कि ये मेरा शरीर है, तुम मुझे यहाँ से अलग नहीं कर सकते। वो सब फ्रीज हो जाते हैं, वो सब प्रोसेस ही नहीं कर पाए कि ये हुआ क्या। और ये बोलते ही साक्षी एक अजीब तरीके से मुस्कुराई। अब सच बताओ तो सबको डर लगने लग गया था उसकी मुस्कुराहट से भी। वो एक ऐसी मुस्कुराहट थी कि वो किसी इंसान की मुस्कुराहट तो नहीं हो सकती थी। एक ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर कोई डीमन घुस गया हो, ऐसी मुस्कुराहट थी उसकी। इतने में रिया बोलती है कि वो पोजेस हो चुकी है, इस होटल में कुछ है। तो निधि ने बोला कुछ भी बकवास मत कर, बट कहीं ना कहीं निधि को पता था कि शायद ये सच है, शायद वो पोजेस हो चुकी है। और फिर साक्षी ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। वो आवाज़ भी साक्षी की नहीं थी, वो भी एक डिमोनिक सी आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था कि
कोई इंसान और कोई औरत, जब दो लोग एक साथ मिलके जब कोई चीखता है ना, वैसी आवाज़ आ रही थी और उस आवाज़ में वो हंस रही थी, इस तरीके से वो हंस रही थी। हम सबकी हालत ख़राब थी। इतनी देर में निधि को याद आता है कि वो हमेशा अपने साथ हनुमान चालीसा की बुक कैरी करती थी, तो वो जल्दी से भाग के जाती है और अपने बैग से हनुमान चालीसा की बुक निकालती है और सीधा साक्षी के सर पे रख देती है और हनुमान चालीसा चैंट करने लगती है और साक्षी बुरी तरीके से चिल्लाना शुरू करती है जैसे ही हनुमान चालीसा की चैंटिंग स्टार्ट होती है। और जैसे ही साक्षी चिल्लाना चालू करती है, अमन और रिया उसको तेज टाइट तरीके से पकड़ लेते हैं कि वो कहीं और भाग के ना जाए, और चैंटिंग चलती रहती है जब तक साक्षी पे पूरी तरीके से ये सब काबू नहीं पा लेते। और 15-20 मिनट की जद्दोजहद के बाद साक्षी काम होती है और अनकॉन्शियस होके नीचे गिर जाती है। फिर सबकी सांस में सांस आती है और वो ये डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकना। वो जल्दी जल्दी अपना सारा सामान पैक करते हैं और साक्षी को जैसे तैसे उठा के भागते हुए गाड़ी में बिठाते हैं। और वो इतना ज़्यादा डर चुके थे कि उनको ये भी माइंड में नहीं आता कि वो एक बार रिसेप्शन में जाके किसी को बोल दें, शायद वो उनकी हेल्प कर दे। वो सीधा साक्षी को गाड़ी में बैठाते हैं और वहाँ से निकलने की सोचते हैं। बट रात के 2 बज रहे थे, गुप्त अंधेरा, सिर्फ हर जगह फॉग ही फॉग। वो सोचते हैं क्या हम सही कर रहे हैं, क्या इस टाइम यहाँ से जाना सही होगा। बट उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो वापस जाके एक बार रिसेप्शन में बोल पाएँ कि हमारे साथ ये हुआ है और हमारी हेल्प करो। वो यही सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से निकलते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। अमन गाड़ी स्टार्ट करता है और वहाँ से निकलते हैं। इतना अंधेरा होने के कारण रोड बिल्कुल विजिबल नहीं थी और फॉग ऊपर से था, तो ये लोग बहुत धीरे धीरे पहाड़ी से उतर रहे होते हैं। अभी उन्हें निकले हुए 10-15 मिनट ही हुए होते हैं। उतनी ही देर में साक्षी एकदम से उठती है और बोलती है, तुमने उसे नाराज कर दिया, अब वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। ये सुनते ही सब साक्षी की तरफ मुड़ते हैं और अमन का ध्यान रोड से हटता है और गाड़ी जाके सीधा ट्रक में लगती है। 7 दिन बाद निधि की आंखें खुलती हैं हॉस्पिटल में। वो देखती है उसके आसपास उसके मम्मी पापा बैठे हुए थे, तो वो पूछते हैं कि मम्मी पापा आप यहाँ पे, मैं कहाँ पे हूँ, और बाकी हम मेरे सारे दोस्त कहाँ पे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, वो सारे कहाँ हैं। उस सामने से डॉक्टर चल के आते हैं और उसको ये बोलते हैं, ओनली यू सर्वाइव्ड। एक झटके में सब खत्म। इसलिए कभी कभी जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं उनकी बातें सुननी चाहिए। जैसे कि पुराने लोग कहा करते थे कि कभी भी बाल खोले रख के बाहर मत जाओ, या फिर किसी सुनसान या अनजानी जगह पे मांस या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि सिर्फ आप ही वहाँ पे हो या फिर कोई और। क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत सारी नेगेटिव एंटिटीज़ को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिसके बारे में आपको कभी पता नहीं चल पाएगा। और यही हुआ इस केस में, एक छोटी सी गलती और सब खत्म हो गया। तो यही थी आज की स्टोरी। आई होप आप इससे कुछ सबक लोगे और आगे ऐसी कोई चीज़ नहीं करोगे। थैंक यू, बी सेफ।